अस्सलाम वालेकुम मुबीन। आपको आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हम कुछ देर वेट करते हैं। ठीक है, मालूम भी आ जाए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मुबीन आपका? चलें, थोड़ा सा हम जो है ना वो चलते हैं स्टार्ट से और फिर आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कैपिटल गेन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 37 इसके बारे में पढ़ा। सेक्शन 37 के अंदर हमने डिस्कस की थी डिफरेंट चीज़ें, और उसमें हमने कहा था कि सेक्शन 37 के मुताबिक जो है ना कुछ चीज़ों को निकाल के, जो कि हमने यहाँ पे कह दिया था ये वाली लिस्ट थी, इन चीज़ों को निकाल के जो भी चीज़ें होंगी वो कैपिटल एसेट समझी जाएंगी। ठीक है, उनमें मूवेबल की एक खास लिस्ट दी गई थी कि इन चीज़ों को भी आपने कैपिटल एसेट समझना है। तो इनको बेचते हुए जो भी हमारे पास जो था गेन होता था, हम उसको टैक्स करते थे। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा। ठीक। फिर हमने इन जो हमने पढ़े थे इन कैपिटल एसेट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। एक को हमने कहा था शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कहा था। ठीक है, और एक को हमने कहा था शेयर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फंड। इनको कैटेगरी वन में हमने रख दिया था, और फिर एक कैटेगरी टू बनाई थी, और इसमें ये जो पेंटिंग्स वगैरह ये सारे थे एंटीक्स वगैरह, इनको हमने कैटेगरी टू में रख दिया था। फिर हमने इनकी ट्रीटमेंट देख ली थी। हमने कहा था कैटेगरी वन के जितने भी एसेट्स हैं उनके डिस्पोजेबल के ऊपर डिस्पोजल के ऊपर सॉरी डिस्पोजल के ऊपर जो गेन आएगा उसको हम इनकम समझेंगे और उसको चार्जेबल करेंगे, और जो लॉस होगा उसको डिडक्शन के तौर पे लिया करेंगे कैटेगरी वन के केस। कैटेगरी टू जो थी इसमें हमने कहा था कि भाई गेन को तो हम इनकम लेंगे, लेकिन लॉसेस को जो है वो डिडक्शन के तौर पे लेने की इजाज़त नहीं है। फिर हमने एग्जाम एसेस की बात कर ली थी, ना उनकी इनकम लेंगे ना उनके जो है ना वो लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। ये करने के बाद हमने ये एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कहा था कि शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी जो कि नाम था जिसका एबी। ठीक है, और फिर हमने कहा था शेयर्स ऑफ डी जो कि प्राइवेट कंपनी थी। फिर हमने कहा था शेयर्स ऑफ डी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल हमने इन दोनों की तरह की थी। हालांकि ये क्या है, पब्लिक है और अनलिस्टेड कंपनी है, ये प्राइवेट नज़र नहीं आ रही। जब हम लीगली बात करते हैं कंपनीज या बिजनेस लॉ के अंदर देखते हैं तो ये हमें एक पब्लिक कंपनी नजर आ रही है, लेकिन जब हमने टैक्स में देखा तो हमने इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही की जैसे हमने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रीटमेंट की थी। इसी तरह एक और एन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी, इसको भी सेम हमने वैसे ही ट्रीट किया था जैसे हमने प्राइवेट कंपनी को ट्रीट किया था। इसके पीछे रीज़न क्या थी, वो हमने जब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो वहाँ पे हमें समझ आई। अभी हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी कि जो टैक्स के अंदर डेफिनेशन बताई गई है एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके जो कंपनीज के लॉस हैं उनके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मानूर, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, हम आज थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हैं। तो मैं अभी मुबीन से ये डिस्कस कर रहा था कि हमने एक क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन करते हुए हमने ये चार तरह के शेयर्स देखे थे जो कि डिस्पोज हो रहे थे।
और हम इन चारों तरह के शेयर्स को हमने एक ही तरह की ट्रीटमेंट की थी, जो कि हमने ट्रीटमेंट सीखी थी कैटेगरी 1 के एसेट्स की, ठीक है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स आते थे, ठीक है। तो हम जब इसको देखते हैं इस एग्जांपल को, तो इसमें लिखा हुआ है शेयर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के हैं शेयर्स, डीई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स हैं। लेकिन जब डी को देखते हैं तो ये कंपनी है जिसके शेयर्स हैं और वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। एन जो है वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अगर हम कंपनीज लॉ या बिजनेस लॉ की बात करें, कंपनीज ऑर्डिनेंस की बात करें या कंपनीज एक्ट की बात करें, तो उसके अंदर ये जो दो कंपनीज हैं ये तो प्राइवेट कंपनीज नजर ही नहीं आ रही। लेकिन जब हम अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये वाली कंपनीज क्या बन जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज बन जाती हैं। अभी हम दोबारा जब ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि मैंने इनको बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज की तरह क्यों कैटेगरी 1 के एसेट्स में डाला हुआ था, और सेम इसकी ट्रीटमेंट ऐसे की थी कि जैसे ये कैटेगरी 1 के एसेट्स हों, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स हों। हालांकि नाम क्या आ रहा है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो लॉ है कंपनीज का उसके मुताबिक तो ये पब्लिक कंपनी है, बट जो हमारा लॉ है इनकम टैक्स का वो कहता है कि नहीं, ये पब्लिक कंपनी सिर्फ नाम की है, हम नहीं मानते कि ये पब्लिक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी ही समझी जाएगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप जरा तेजी से जंप करते हुए अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वहां से ये बात क्लियर होगी। हमने कहा था पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है। नंबर वन, आपके सामने जब भी कोई कंपनी आएगी आपने उसको देखना है कि पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी कहला सकती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसके एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है मानूर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब नाम से ये देखा जाए या कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। बट हमारे पास जब ये कंपनी आई हमसे टैक्स की एडवाइजरी लेने के लिए, तो हमने कहा कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इनकम टैक्स के मुताबिक क्या ये प्राइवेट कंपनी है भी कि नहीं। तो हम इस कंपनी से पूछेंगे से कि मानूर इसकी सीईओ है, तो हम पूछेंगे मानूर से, क्या मानूर आपकी कंपनी के अंदर जो है वो शेयर्स 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स जो हैं वो कहीं गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, हालांकि प्राइवेट कंपनी है। और अगर इसका आंसर हुआ यस, तो हम कहेंगे कि भाई आज के बाद हम आपको प्राइवेट कंपनी नहीं कहेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, हम आपको कहा करेंगे कि आपकी कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है दो लॉज के अंदर, एक लॉ है कंपनीज एक्ट और एक लॉ है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक तजाद पाया जा रहा है, और जब आप बैठे होगे कंपनीज लॉज की क्लास में तो आप अपने आप को समझोगे कि आप एक कंसल्टेंट हो जो लोगों को कंपनीज लॉ के बारे में कंसल्टेशन देता है, तो आप वहाँ पे ट्रीट करोगे हर कंपनी को वहाँ की डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन जब आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या टैक्स क्लास में बैठोगे, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज हो जाना चाहिए और आप अपने आप को एक टैक्स कंसल्टेंट समझोगे, और आपने हर कंपनी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन क्या है प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो कोई भी या कोई भी बाहर की गवर्नमेंट हो, अगर उसने किसी भी कंपनी में कम से कम 50% शेयर्स ओन किए हुए हैं, उससे ज़्यादा जितने मर्जी वो कर ले, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। चाहे 100% शेयर ओन कर ले, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। लेकिन एटलीस्ट
जो हमारे पास एक जो है ना वो हद लिमिट है वो है कि 50% से ऊपर होने चाहिए शेयर। देन हमने कहा कि एक और केस भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली शेयर ओन ना करे। गवर्नमेंट क्या करे, किसी और कंपनी के सारे शेयर्स खरीद ले, ठीक है, वो एबीसी कंपनी हो सकती है, उसके सारे शेयर्स खरीद के फिर एक और कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर ले सीडीई में, और उसके 60% शेयर्स ले ले। तो ये वाली कंपनी तो आपको नजर आ रही होगी, ये तो वैसे ही गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो ये तो पब्लिक कंपनी वैसे ही बन गई क्योंकि 100% ओन है। लेकिन ये वाली जो कंपनी है जो सीडीई है, ये डायरेक्टली नजर नहीं आ रही। डायरेक्टली आप देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि भाई ये जो 60% शेयर्स हैं ये एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स हैं। लेकिन हम कहेंगे नहीं, इसको ऐसे चेक नहीं करना। ये खाली यहाँ से यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। आप जब भी किसी से पूछोगे कि भाई आपकी कंपनी में किसी के, ऐसी कंपनी के तो 50% से ज्यादा शेयर नहीं है जो फॉरेन कंपनी है, अगर वो कहे हाँ है ऐसा, तो फिर आप यहाँ पे नहीं रुकोगे। अगर इसका आंसर यस है तो फिर आपने एक और चेक लगाना है। वो चेक ये होगा, क्या वो जो फॉरेन कंपनी है जिसके आपकी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा शेयर हैं, क्या वो फॉरेन कंपनी किसी फॉरेन गवर्नमेंट की ओन कंपनी तो नहीं है, कि उसका सारा कंट्रोल किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर इसका आंसर भी यस आता है तो फिर तो भाई ये जो आपकी कंपनी है ये क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, सो दो चेक्स में से आपने गुजरना है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? मुबीन ये बात क्लियर है बच्चे? क्यों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ये बात समझ आई है जो अभी मैंने बताई है? मुबीन आप हो क्लास में? सो तो नहीं गए आप लोग? ठीक है मैनूर, मैं कर देता हूँ रिपीट। मुबीन से भी एक दफ़ा मैं इनपुट ले लूँ कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मुबीन समझ आई है बात? अच्छा चलें, मानूर आपको एक दफ़ा जो है ना वो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझो कि आप एक टैक्स के कंसल्टेंट। आपके पास एक कंपनी आई है, उस कंपनी का नाम है ए बी सी डी से प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। ये कंपनी आपके पास आई है। जब भी कोई कंपनी आपके पास आती है वो आपसे कहती है जैसे कि हमारी टैक्स की रिटर्न फाइल कर दें, या कोई भी आपसे कोई एडवाइजरी लेने आती है, तो आपने पहले तो उस कंपनी के बारे में जानना है ना कि वो कंपनी क्या है। क्या वो प्राइवेट कंपनी है, क्या वो पब्लिक कंपनी है? शक्ल से शायद वो आपको प्राइवेट लग रही हो, नाम से प्राइवेट लग रही हो, जो है ना कंपनीज एक्ट के मुताबिक। बट आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगोगे क्योंकि आपने उसको एडवाइजरी देनी है। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो वो पहले कुछ उससे क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करता है ताकि वो उसको समझ सके। सेम जब हम कंसल्टेंट से होते हैं टैक्स के, हमारे पास जब कोई आता है हमसे एडवाइस लेने, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे एक किस्म के पेशेंट्स ही होते हैं, हम उनको अच्छी एडवाइस देते हैं तो वो फ्लरिश करते हैं, वो सही होते हैं। जब वो कोई हमारे पास आएगा तो वो कोई एडवाइजरी लेने आया होगा तो हम पहले उसको कुछ समझना चाहेंगे। हम कहेंगे कि भाई ये जो आपकी कंपनी है, शायद से कि इसका कोई डायरेक्टर आया हुआ है हमारे पास, कोई मैनेजर आया हुआ है, जो भी आया हुआ है, हम कहेंगे ये जो आपकी कंपनी है, ये कंपनी कहीं फॉरेन की कोई कंपनी के शेयर्स इसमें तो नहीं है? वो कहेगा हाँ हो सकता है ऐसा, वो आपको आंसर दे कि यस एक और कंपनी है एक्स वाई जी, ठीक है, ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है और इसने हमारी कंपनी में 60% शेयर जो हैं वो खरीदे हुए हैं। ठीक
आपका इसका आंसर यस आया है। यहाँ पे आपने नहीं रुकना कि बस इसका आंसर यस आ गया तो यहाँ पे आप खत्म कर दो। हमारा यहाँ पे ये पूरा चेक ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। आप उससे नेक्स्ट आंसर करोगे कि देखो जो आपकी एक XYZ कंपनी है जो कि मेजोरिटी शेयर्स लेके बैठी हुई है, 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो XYZ फॉरेन कंपनी है ये डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपकी कंपनी में। इसका एक किस्म का कंट्रोल है आपकी कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसके पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। और जब भी कोई बोर्ड की मीटिंग या वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती होगी तो इसके पास तो 60% शेयर हैं, ये अपनी मर्जी की डिसीजन करवा सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जो कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर लेके बैठी है जो कि एक फॉरेन कंपनी है, हमें ज़रा ये बताएं क्या ये किसी फॉरेन गवर्नमेंट से ओन तो नहीं है। से कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। हम कहें क्या ये जो XYZ कंपनी है क्या इसकी 100% शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। अब अगर देखें तो ये इंडिया का और इसका, इस फॉरेन गवर्नमेंट का और हमारी इस कंपनी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा, बट एक इनडायरेक्ट लिंक के साथ हमारा कंट्रोल अल्टीमेटली कौन देख रहा होगा, ये वाली गवर्नमेंट देख रही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो 100% वही ओन करती है, सारे का सारा इस कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। इस कंपनी का कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास है तो हमारी कंपनी का 60% के शेयर इसके पास है, इसका मतलब है हमारी कंपनी का कंट्रोल इसके पास है। तो डायरेक्टली है अगर देखा जाए तो ये वाली कंपनी हमें कंट्रोल कर रही है, बट इनडायरेक्टली ये वाली गवर्नमेंट हमें कंट्रोल कर रही है। सो आपको जब आंसर इस चीज का यस आए तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है क्या ये वाली कंपनी जो है ये ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट तो नहीं है। अगर इसका आंसर भी यस आता है तो फिर आपने कहना है ये भैया आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है, ये एक पब्लिक कंपनी है। ये थर्ड पॉइंट क्या है सर? फॉरेन कंपनी के शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास ही होंगे, ये नहीं, ये समझ नहीं है। ये मैं थर्ड पॉइंट ही करवा रहा हूँ ना। देखो ये फॉरेन कंपनी है, इसके अगर सारे शेयर्स किसी गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं तो ये वाली जो कंपनी है ये कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। हमने पहले बात सिंपल रखी, हमने कहा ये जो ABCD कंपनी थी अगर इसमें किसी गवर्नमेंट के जो फॉरेन हो या हमारी गवर्नमेंट हो उसके 50% से ज़्यादा शेयर हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे? पब्लिक कहेंगे। ये तो सिंपल बात थी। असल कॉम्प्लेक्स बात तो ये वाला पॉइंट हुआ ना। वो पॉइंट ये हुआ कि ठीक है डायरेक्ट गवर्नमेंट आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं रखती या रखती भी है तो 50% से कम रखती है, बट एक और फॉरेन कंपनी है जो कि आपकी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर रखती है और उस फॉरेन कंपनी के सारे शेयर्स किसके पास हैं? फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं। तो फिर भी आपकी कंपनी को कहा जाएगा कि वो कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है। सर इंडियन कंपनी जो है उसके 100% शेयर होंगे? हाँ जी। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है का फॉरेन कंपनी ओन्ड। ओन का मतलब है कि वो सारी की सारी किसकी है? किसी फॉरेन गवर्नमेंट। मुबीन समझ आई? मानूर आपको पॉइंट समझ आया ये? मानूर आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो आगे मूव करते हैं। 100% से कम हुए तो इसका मतलब है कि ओन नहीं करती, ठीक है, ओन नहीं करती। तो उसको फिर हम डेफिनेशन में नहीं लेंगे। इन दोनों में से कहीं पे भी परसेंटेज कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई या यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे 50% कम, यहाँ पे 100% कम, तो ये फिर पब्लिक नहीं समझी जाए। ठीक है। फिर हमने एक और बात की, ये तो हो गया ना कि गवर्नमेंट के साथ अगर किसी कंपनी का लिंक है तो उस गवर्नमेंट के साथ किसी कंपनी का लिंक है तो उसको भी पब्लिक कंपनी कहेंगे। अब हमने बात कर ली कि ठीक है अब जो हमारे कंपनीज एक्ट में कोई बात लिखी हुई है जिसमें जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर्स आम जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है, ये वो जो बातें लिखी हैं उससे भी थोड़ी मिलती जुलती बातें हम टेक्स्ट में कर लें। तो बी पॉइंट क्या कहता है? A company whose shares were traded
जिसके शेयर्स कभी ट्रेड हुए हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त इन अ टैक्स ईयर, चाहे वो आखिरी 3 दिन के अंदर जो है ना वो हो गए हो कि ट्रेड होना शुरू हो गए, चाहे पूरा साल ट्रेड होते रहे हो, कहीं साल के शुरू में ट्रेड हुए हो, कहीं साल के एंड पे ट्रेड हुए हो, तो एक कंडीशन ये है इस पॉइंट की कि आपकी कंपनी के शेयर जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हुए हो किसी भी टाइम में टैक्स ईयर के अंदर। और इसी के साथ एंड का वर्ड है कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो ये एक और कंडीशन भी पूरी करनी है आपने ना। अब एक चीज को समझना है बच्चों, जब भी किसी पॉइंट के अंदर एंड लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पूरी होंगी तो तब ये पॉइंट फुलफिल समझा जाएगा। और अगर और का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है दोनों में से कोई भी पॉइंट पूरा हो गया तो उसको क्या समझा जाएगा कि ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है। ये कहीं पे लिख लो, ये भूलोगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपने लॉ पढ़ना है जहाँ पे एंड का वर्ड आ गया, ठीक है, तो वहां का क्या मतलब है कि भाई दोनों कंडीशन पूरी होनी है। जहाँ पे और का वर्ड आ गया तो कोई एक भी कंडीशन पूरी हो तो काम चल जाएगा। तो पहला क्या था कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी ट्रेड हुई हो। नंबर 2, रिमेन्स लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, और आखिरी दिन वो लिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा साल था 1 जुलाई 2023, 30/6/2024। एक कंपनी पूरा साल जो है वो प्राइवेट रही है या वो अनलिस्टेड रही है, यहाँ पे आके 30 वाले दिन उसके शेयर्स ट्रेड हो गए और वो आखिरी दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो पूरा साल अनलिस्टेड रही है लेकिन आखिरी दिन उसने ये दो कंडीशन पूरी कर ली तो वो क्या समझी जाएगी, पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट भी क्लियर है। दो कंडीशन पूरी करवानी है। नंबर 1, पूरे साल में किसी भी टाइम उसकी जो है वो शेयर्स ट्रेड हो गए हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और आखिरी दिन पे उसका लिस्टेड होना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। चलो, और लास्ट पॉइंट क्या है, बस इसको रट्टा लगा लो भाई, यूनिट ट्रस्ट जो है, हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक, जिसके, ये यूनिट ट्रस्ट हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया था, ठीक है, जिसके आम पब्लिक को बड़ी जो है ना बड़े लेवल के ऊपर दस्तयाब हों यूनिट ट्रस्ट जो है उसके, सॉरी यूनिट्स जो है उसके, किसी भी यूनिट ट्रस्ट के, तो वो भी क्या समझी जाएगी, पब्लिक कंपनी समझेगी। तो ये सारी डेफिनेशन समझाने के बाद उसने कहा कि भाई प्राइवेट क्या होती है, प्राइवेट वो होगी जो इनमें से किसी भी कैटेगरी पे पूरी नहीं उतरती, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट कहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? हो गया था आप लोगों से, या इसमें कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछने वाला है आपका? आगे चलें या ये क्वेश्चन करना है हमने? चलें, फिर हम सारे ही करते हैं, 1 सेकंड में हमने जो है ना इसको पढ़ना है और आगे चलें। चलो आप लोग इसको पॉइंट 4 को एक दफ़ा पढ़ो और अपने माइंड में इसका आंसर बनाओ। मैं इसको एक दफ़ा पढ़ के तो इसको आगे लेके चलता हूँ। पॉइंट 4 कहता है मून लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक है और अनलिस्टेड कंपनी है, whose 43% शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो हमने अगर इसको पब्लिक कंपनी समझना है तो एक कंडीशन गवर्नमेंट से रिलेटेड ये थी कि इसके 50% शेयर्स हों यहाँ पे, तो इसको क्या समझा जाएगा कि ये पब्लिक कंपनी है। लेकिन ये वाला जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर्स हैं ये तो 43% है, सो ये कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। 50% बाय यूएई गवर्नमेंट के, 50% शेयर क्या है यूएई गवर्नमेंट के, तो एटलीस्ट 50% वाला जो पॉइंट है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो या लोकल लोकल गवर्नमेंट के पास हो। एंड 7% शेयर जो हैं वो किसके हैं, अनलिमिटेड के हैं। तो ये क्या है बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। क्यों पब्लिक कंपनी है, इसका आंसर कैसे देना है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। सो ये जो कंपनी है ये पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50% के जो है वो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 3 वाले पे आ जाते हैं। 3 पॉइंट जो है वो आपका कहता है कि स्टार लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे भी उसने पब्लिक लिखा था, लेकिन हमने इस पब्लिक के ऊपर नहीं गए, हमने पहले कंडीशन पूरी की। स्टार लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इज अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी है, वो लिस्ट नहीं हुई। whose 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, चाहे स्टॉक एक्सचेंज वाला जो पॉइंट हमने बी पढ़ा था वो पूरा नहीं हो रहा कि ये लिस्टेड भी नहीं है और आखिर इसका पूरे साल में कहीं पे ट्रेड भी नहीं हुए, बट यहाँ पे पूरी कौन सी शर्त हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50% शेयर्स रखे हैं। तो हमने कहा था जब फेडरल गवर्नमेंट के 50% से ज्यादा शेयर हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एम एन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 2017 द शेयर ऑफ एम एन लिमिटेड वर ट्रेडेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE इसे कहते हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 29 जून। ऑन 29 जून कंपनी वाज डीलिस्टेड फ्रॉम KEC। अब इसमें दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी, एक तो वहाँ पे ट्रेड हुए हो, तो यस ट्रेड हुए हैं, साल में किसी भी टाइम वहाँ पे ट्रेड होने चाहिए, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, वो तो कंडीशन पूरी होगी। लेकिन 30 जून को लिस्ट होना भी जरूरी है। तो 30 जून को यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, हमने दोनों कंडीशन पूरी करनी थी तब इसमें पब्लिक बनना था, सो ये प्राइवेट कंपनी है। देन आ जाते हैं सतारा केमिकल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, इट इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। ठीक है, शिंगशोंग लिमिटेड जो है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान होल्ड 63% शेयर इन SCL। इसके अंदर जो है एक ये शिंगशोंग जो भी है इसने यहाँ पे 63% शेयर रखे हुए हैं और 84% ऑफ शेयर जो हैं वो जापानीज गवर्नमेंट के हैं। इसके अंदर 84% ऑफ CCL, ये जो कंपनी थी शिंगशोंग, इसके अंदर क्या है कि एक सेकंड किधर गया मेरा पेन, किधर गया मेरा पेन, गुम गया, इसके 84% है। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ। हमने कहा था कि पब्लिक कंपनी जो है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% ऑफ शेयर जो है वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के हों, या कोई कंपनी हो जो फॉरेन कंपनी हो जिसको होली ओन करे कोई फॉरेन गवर्नमेंट, तो फिर समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि ये जो कंपनी है CCL, इसमें जो मोर देन 50% शेयर्स हैं इसमें, हमारी कंपनी में, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के सिर्फ 84%, मतलब ये 100% होने चाहिए थे। सो ये भी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं समझी जाएगी। बच्चों क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बच्चों पूछो ताकि हम आगे मूव करें। मुबीन आपको भी क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? नहीं ना मुबीन, ये पब्लिक नहीं है। देखो, दो शराइत हैं वो दोनों पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त पूरी हो रही है कि एक फॉरेन कंपनी है जिसके मोर देन 50% शेयर हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारी कंपनी में। बट सेकंड हम उसी टाइम के क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये जो फॉरेन कंपनी है इसके 100% शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं या नहीं है, वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही। 100% शेयर जो है फॉरेन गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही, सो ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी समझी जाएगी। चलो, अब हमने ये आंसर सारे डिस्कस कर लिए, इनको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, ये पढ़ने का मकसद क्या था कि हम एक ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो किया ना उसमें हमने प्राइवेट कंपनीज के शेयर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें पब्लिक कंपनी के नाम की कंपनीज भी थी लेकिन प्राइवेट थी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन के मुताबिक। और आपको याद हो जो हमने आज सुबह ही इसी वीडियो में स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, हमने एंटीक्स वालों की ट्रीटमेंट की थी। ये जो सारी हमने ट्रीटमेंट की थी जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो एसेट्स है इनको हमने NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो है ना सॉल्व किया था। जैसे किसी की अगर इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको हमने लिया था, उसके बाद यहाँ से जितनी इनकम आ रही थी, मतलब इनकम का मतलब क्या है, कैपिटल गेन आ रहा था, वो सारा मिला के उसके ऊपर
हमने उसको जो है वो टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए ज़कात को लेस करके उसके ऊपर रेट लगा दिया। इसका मतलब ये था कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो कैटेगरी 1 के शेयर्स हैं और जो कैटेगरी 2 जो हैं एसेट्स, ये एनटीआर के अंदर जाते हैं। फिर हमने कल एक और पढ़ा था जिसके अंदर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक सेपरेट स्लैब पढ़ा। हमने कहा ये सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से एक रेट का पूरा चार्ट दिया गया है, तो हमने उसको सेपरेट में ट्रीट किया, वो एनटीआर में नहीं जा रहा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने कैटेगरी 1 और 2 की ट्रीटमेंट देखी थी ना, ये सेक्शन 37 था। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 37A। ठीक है, ये क्या है? ये कहता है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का डिस्पोजल क्या होता है? इनका जो डिस्पोजल होगा उसको डील करेगा 37A, और बाकी जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको कौन डील करता है? 37। अब ये सिक्योरिटीज क्या हैं, ये आगे चल के देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी हम ये करते हैं कि कैपिटल गेन होता है जो सिक्योरिटीज के डिस्पोजल के ऊपर, उसको ट्रीट किए कैसे किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि कोई भी कैपिटल गेन जो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी से आए, अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये पुरानी बात है, जो एग्जेम्प्ट हुआ उसको तो छोड़ दो। अगर कोई और गेन आए सिक्योरिटीज के डिस्पोजल से, वो चार्जेबल कहाँ होगा? चार्जेबल होगा टैक्स पे एट प्रिस्क्राइब रेट। इसके बताए गए रेट्स हैं। ठीक है, अलग से रेट बताए गए, उनके मुताबिक होगा। ठीक है, provision ऑफ सेक्शन 38 shall not apply to the following person। ये अप्लाई नहीं होगा बैंकिंग कंपनी के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। मतलब बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही है कि लोगों से पैसा पकड़ना है और आगे कहीं पे इन्वेस्ट करना है। और अगर वो यही काम बार बार कर रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनी भी यही काम कर रही है, और वो इस सेक्शन के मुताबिक टैक्स देने लग गए, तो उनका कारोबार तो डूब जाएगा। सो इनको गवर्नमेंट ने कहा तुम साइड पे हो जाओ, तुम्हारे से हम बात नहीं करेंगे, ये सेक्शन तुम पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी दुनिया के ऊपर ये अप्लाई होगा। ठीक है, सो इसमें होगा क्या? द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो हमें एक बात बता दी गई जो कि बड़ी सुनहरी बात है, जो शायद हमने आज तक जिंदगी में ना पढ़ी हो, कि इसका गेन कैसे निकाला जाएगा। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है कि गेन ऐसे निकलेगा A-B। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ए क्या होता है? कंसिडरेशन होती है, और बी क्या होता है? यहाँ पे कॉस्ट होती है। तो ये नई बात नहीं है, ये सेम वही तरीका है। ठीक है, बट ये अलग से बता दिया गया क्योंकि हम एक खास एसेट की ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं जिनका नाम है सिक्योरिटीज। और ये वाला सेक्शन 37A किस पे अप्लाई नहीं होना? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अच्छा, कौन सा पॉइंट बच्चों? मनोज, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? मनोज, अभी ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमने पढ़नी है, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बट मैंने अभी ऐसे ही हवा में बात की है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या होती है ये मैं बताता हूँ। बेसिकली सिक्योरिटीज जो है ना, वो ये जो हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक पब्लिक कंपनी है ना, उसके शेयर्स को सिक्योरिटीज कहा जाता है। मुझे ये बताओ कि आपने ये जो कह रहे हो कि सर वो पॉइंट आपने कंप्लीट अभी बताया है, ये कौन सा पॉइंट है? चलो हो गया, आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन मैंने अभी आपको पूरी नहीं करवाई, अभी मैंने सिंपल आपको बता दिया कि सिक्योरिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है। ये जो ट्रीटमेंट में 37A की बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज, मतलब पब्लिक कंपनीज के शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। सही है। और इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है? 37A। और जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर थे उनके ऊपर सिंपल लग रहा था 37, वो एनटीआर में जा रहा था, ये सेपरेट ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, अभी डिस्कस कर लेंगे इसको, आराम से डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर हमें ये बता दिया गया कि होल्डिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है, ये पीरियड कब से काउंट किया जाएगा? जिस डेट को आपने शेयर्स खरीदे, एक्विजिशन, टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, और जिस डेट को आपने बेचे। यहाँ पे आपने खरीदे शेयर, यहाँ पे आपने बेचे, तो ये वाला पीरियड जो है, इसको आप क्या कहोगे? होल्डिंग पीरियड। अब आगे सिक्योरिटी की डेफिनेशन। अब आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी होती क्या है। जो पहले बातें की हैं वो हमने एक सभा में बातें की थी, हमें सिक्योरिटी की डेफिनेशन का नहीं पता था, बट मैंने जान के वो पहले पढ़ाई। सिक्योरिटी की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है?
पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने एक ठंडा सांस लेना, ठीक है, एक दफ़ा सुकून कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मुश्किल बात शुरू होने लगी है, पहले थोड़ा सा खुश हो जाओ कि अभी तक जितना पढ़ा था वो आसान आसान था, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लो, फिर हम सिक्योरिटी पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा हम थोड़ा सा ना, आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ पहले यहाँ पे आने से। हमने कहा कि हमने दो कैटेगरीज बनाई, एक को कैटेगरी वन का, एक को कैटेगरी टू का। कैटेगरी वन के अंदर हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और जो एओपी है उसके मेंबर्स के शेयर्स, इसको हम कैटेगरी वन के अंदर ट्रीट करेंगे। कैटेगरी टू में हमने कहा कि एंटीक्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम कैटेगरी टू में लेके जाएंगे। ये कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, ये 37 सिंपल जो सेक्शन था कैपिटल गेन वाला, उसमें आ रहे थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भाई इनके लिए कोई अलग से रेट्स नहीं दिए गए। अलग से रेट नहीं दिए गए तो इसका मतलब ये है कि ये एनटीआर के अंदर जाएंगे। जो हमारे पास दो रेट्स हैं, एक रेट कौन सा है, सैलरीड इंडिविजुअल वाला, एक कौन सा है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल या एओपी वाला, उनमें से कोई रेट लगना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, कि भाई वो जो दो कैटेगरीज बनाई थी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और एंटीक्स वगैरह की, वो तो एनटीआर में जा रहे हैं। फिर हमने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और फ्लैट थे, इनके लिए एक अलग से चार्ट दिया गया है, उसके अंदर रेट बताए गए हैं, मतलब वो सेपरेट ब्लॉक में चले जाएंगे, हैं वो भी कैपिटल एसेट। कैटेगरी वन टू भी कैपिटल एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कैपिटल एसेट, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से एक जो है ना रेट्स दिए गए थे, सेपरेट रेट दिए गए थे, तो हमने कहा वो सेपरेट ब्लॉक में जाएंगे। फिर हमने आज बात कर ली, आपको पूरी एक डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी पब्लिक कंपनी की। उस पब्लिक कंपनी को मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटीज समझ लो। सिक्योरिटीज के ऊपर सेक्शन 37A लग रहा है, वो 37A कहता है कि इसके लिए भी अलग से रेट्स हैं, ये भी सेपरेट ब्लॉक में जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्राइवेट कंपनी को समझना क्यों जरूरी था और पब्लिक कंपनी को समझना क्यों जरूरी था। अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लेके बेचे, उसमें कोई गेन हुआ तो वो एनटीआर की इनकम है। अगर आपने पब्लिक कंपनी के शेयर्स लेके बेचे, उसमें कोई गेन हुआ तो वो क्या है, सेपरेट ब्लॉक की इनकम है, वो 37A में जाती है। यहाँ तक अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर आगे मूव करते हैं। बच्चों, अगर ये सारी बातें मेरी क्लियर हैं तो लिख दो सर, क्लियर है। ठीक है, फिर आगे हम मूव करें। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ से पहले पहले, तो पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर आगे चलें। मुबीन ओके है? चलें आगे। कोई भी कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है तो मुझे बताना है आपने, यहाँ पे ही पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आओ आगे चलते हैं। सिक्योरिटी की डेफिनेशन। सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहती है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे हमारी 2 दिन की मेहनत जो है वो पूरी हो रही है कि हमने पब्लिक कंपनी को क्यों समझना जरूरी समझा, क्योंकि सिक्योरिटीज की ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है, 37A में आ रही है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी समझा कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन समझें। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, सिक्योरिटी एक चीज़ होगी। वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, इनको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। मुदारबा सर्टिफिकेट्स, इनको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, इसको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटीज, इसको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इनको भी क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। ठीक है, 7 पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स को क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। अब जब आई कैप ने सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपको बताई, और वो बताना ज़रूरी थी क्योंकि सिक्योरिटी के लिए अलग ट्रीटमेंट थी, तो बच्चों ने कहा कि भाई आपने सिक्योरिटी की डेफिनेशन बता दी, ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनकी डेफिनेशन कौन बताएगा भाई, ये भी हमारे सिलेबस में डालो। आई कैप ने कहा कि ठीक है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन डाल दी।
इसकी भी डाल दें, इसकी भी डाल दें, इसकी भी डेफिनेशन 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 डाल दें, तो बच्चों तुम लोग ज़हनी मरीज बन जाओगे और तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी जो पहले तुम पढ़ चुके हो। ये जिद ना करो, ये डेफिनेशंस की तरफ ना जाओ, ये सिलेबस में ना डलवाओ, नहीं तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन डेफिनेशंस को याद करना इतना आसान नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं, ये सारे हमारे सिलेबस में होनी चाहिए डेफिनेशन, तभी तो हमें समझ आएगी कि सिक्योरिटी असल में क्या है। ठीक है, तो आई कैप ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक सेकंड। आई कैप ने कहा ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट की डेफिनेशन डाल दी है हमने, इसको पढ़ लो। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब है फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी, may be traded on stock exchange and includes डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चों ने कहा ठीक है आसान है। उन्होंने कहा अच्छा एक सेकंड ठहरो, ये लो डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन, ये भी सिक्योरिटी के अंदर आती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। तो बच्चों ने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज सच एज टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, स्पूक सर्टिफिकेट्स जिनको शरिया कंप्लायंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, participation term certificates and all kind of debts instrument issued by any Pakistani or foreign company registered in Pakistan। So ये जो डेट सिक्योरिटी थी इसके अंदर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये बाकी जितने भी हो गए इनको 6 कहने थे। तो डेट सिक्योरिटीज के अंदर ये 6 पॉइंट आ गए। बच्चों ने कहा कि भाई हमें तो डेट सिक्योरिटी समझ नहीं आई, ये 6 पॉइंट भी हमारे सिलेबस में डालो। फिर हमें आएगी डेट सिक्योरिटी समझ और फिर हमें आएगी सिक्योरिटीज की समझ। तो आई कैप ने कहा नहीं बेटा, इसको याद करना है तो चुप करके रट्टा लगाओ और ज़्यादा बातें नहीं करनी आपने। ये डेफिनेशन है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप ज़िंदगी में आगे जाओगे तो ये चीज़ों से वास्ता पड़ेगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी सुनाने के पीछे रीज़न ये थी कि ये जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये वाली डेफिनेशन सिक्योरिटी की, चुप करके इसको रटा लगाना। ठीक है, इनमें से पब्लिक कंपनी के बारे में आपको पता है, डेट सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता लग जाएगा और डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा। बाकी ये जितनी चीज़ें हैं ना, इनको बस समझो कि ये ना एक किस्म की शेयर्स की तरह के कोई पेपर होते हैं, कागज़ होते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे होते हैं। ये मेरी बात समझ आ गई बच्चों, या आप लोगों को भी सारी डेफिनेशन सुननी है? ठीक है, अब चुप करके अच्छे बच्चों की तरह इसको आपने रट्टा लगाना है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं चुप करके इसको याद करना है। ठीक है मुबीन, चलो। सिक्योरिटी क्या होती है, उसमें एक तो शेयर्स आ जाते हैं पब्लिक कंपनी के, फिर वाउचर्स कोई इशू किए जाते हैं, ये भी कागज होता है। जिस तरह शेयर एक कागज का टुकड़ा है, इसी तरह वाउचर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एक इदारा है जो कि वाउचर्स इशू करता है। जो खरीदना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, वो वाउचर खरीद सकते हैं। मुदारबा क्या होता है? मुदारबा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, मुदारबा क्या होता है इस्लामिक फाइनेंसिंग में। ठीक है, मुदारबा जो होता है ना, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, तो मैं तो ये पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे तो याद है, आप लोगों को यकीनन याद नहीं होगा। ये ना एक किस्म की आप समझ लो कि कोई बैंक से फैसिलिटी ली जाती है, इसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसके बाद ये सर्टिफिकेट्स होंगे उनको भी क्या समझा जाएगा कि वो सिक्योरिटी है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, कोई खास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि किससे रिलेट कर रहे होते हैं, रिडीमेबल कैपिटल से, जिसके पास ये हुए उनको भी क्या समझा जाएगा, सिक्योरिटी समझी जाएगी। डेट सिक्योरिटीज, डेट का मतलब क्या है, उधार। ठीक है, सिक्योरिटीज का क्या मतलब, कागज का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर उधार के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास ये कागज का टुकड़ा हुआ उसको भी क्या समझा जाएगा, सिक्योरिटी। यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कुछ यूनिट्स हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनके यूनिट्स हैं, इनको भी क्या समझा जाएगा, सिक्योरिटी। और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इनको भी क्या समझा जाएगा, सिक्योरिटी। इसके अलावा ये 7 पॉइंट्स के अलावा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो फॉल इन डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, तो 8वां पॉइंट भी डाल लो, ये सारे क्या हैं, सिक्योरिटी। ये आपने रट्टा लगाना है बच्चों, सिंपल बात, नो बकवास, ये रट्टा लगाओ तो कहानी ख़त्म। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमारा अगला पूरा वीक ये सारी डेफिनेशन समझने में गुजर जाएगा। हमें ये करना ही नहीं है, हम वर्क करेंगे स्मार्टली, आगे चलते। ठीक है, अब आ जाते हैं बोनस शेयर्स की जो बात हो।
बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स के बारे में पता है आप लोगों को? बोनस शेयर्स के बारे में पता है बच्चों? अच्छा मनूर, आपको पता है या आपको भी नहीं पता? चलो, यही अज्यूम करते हैं कि किसी को भी नहीं पता। बोनस शेयर क्या होते हैं आपको पता है? स्टाफ को कभी कभी बोनस मिलता है। जो जॉब कर रहे होते हैं बंदे, उनको बोनस मिलता है। वो बोनस क्या होता है? बोनस होता है एक किस्म का कि जो आपने काम नहीं किया उसके भी पैसे मिल जाए। मतलब एक तो सैलरी मिल रही होती है ना, सैलरी क्या होती है? जो आपने काम किया उसके पैसे मिल रहे हैं। बोनस क्या होता है? जो आपने काम नहीं किया उसके भी पैसे मिल जाए। मतलब सैलरी तो वो हुई कि आपने पूरा महीना काम किया, आपको उसके पैसे मिल गए। बोनस क्या है कि सैलरी के अलावा कुछ एडिशन में मिल जाए, उसको कहते हैं बोनस। तो बोनस शेयर्स एक्चुअली क्या होते हैं कि कंपनी जो होती है ना, कंपनीज के कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो बड़े ही पुराने होते हैं, जो बड़े वफादार होते हैं, जो बड़ा उनका साथ देते हैं। ये ओल्ड शेयर होल्डर्स को ना समटाइम कंपनी खुश होकर ना कुछ शेयर्स फ्री में दे देती है। ठीक है? ये शेयर्स जो फ्री में गिफ्ट हुए हो रहे होते हैं, मतलब एक किस्म के दिए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स। ठीक है? सिंपल इतनी बात याद रखो, बोनस शेयर यही होते हैं जो फ्री में मिल रहे होते हैं। मनूर, अगर इसको आपको इसके अलावा कोई पता है तो मुझे बता दो। मुझे इतना ही पता है बोनस शेयर्स के बारे में। आपको क्या पता है वो भी बता दो। आप बोनस शेयर्स क्या होते हैं? चलो, यही पता है, कहानी खत्म कर दिया आपने। आगे चलते। बोनस शेयर्स में इंक्लूड होते हैं बोनस यूनिट्स भी। मतलब आपने एक बात याद रखनी है। शेयर क्या होता है? शेयर होता है कंपनी का। और यूनिट क्या होता है? यूनिट भी बिल्कुल शेयर की तरह की एक चीज है। वो किसकी होती है? ट्रस्ट की। ठीक है? तो शेयर्स कंपनी के होते हैं, तो बोनस शेयर कंपनी वालों को मिला करेंगे। यूनिट ट्रस्ट के होते हैं, तो बोनस यूनिट जो है वो ट्रस्ट वालों को मिला करेंगे। लेकिन बोनस शेयर की डेफिनेशन में ही यूनिट ट्रस्ट को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है? जो अगर किसी को मिलेंगे ट्रस्ट वालों बंदों को। ठीक है? तो इसको इतने ही बस याद करना है, सिंपल छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होता है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो ड्राइव करती है अपनी वैल्यू किसी और सिक्योरिटी से। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि PTCL ये एक कंपनी है। इस कंपनी के पास शेयर्स हैं यूफोन के। ठीक है? से हम, मुझे नहीं पता कितने शेयर हैं, हम अंदाजा लगाते हैं से 70% शेयर हैं या 80% शेयर हैं या 90% शेयर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी एक किस्म की सब्सिडरी होगी, जो भी नाम दे लो इसको, जो कंपनी एक्ट में होता है। खैर, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो PTCL है ना, ये इसकी मेजर डिसीजन मेकिंग कर रही होगी, कंट्रोल यूफोन का इसके पास होगा। अब मार्केट के अंदर ना यूफोन के शेयर्स भी बिक रहे हैं, PTCL के शेयर्स भी बिक रहे हैं। पता चले कि PTCL ने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा कारनामा किया है कि इसकी शेयर्स की वैल्यू जो है ना एकदम से बूम कर गई। ठीक है? अब इसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि इसने खुद कोई काम किया। यू फोन क्योंकि इसके ही ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रही है, तो जब इसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो लोग सोचेंगे कि यार अगर PTCL इतना कोई बड़ा कारनामा कर सकती है कि उसका शेयर कहाँ से कहाँ चला गया, तो यूफोन भी तो वही कारनामा करेगी। उसकी मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं PTCL वाली है, डिसीजन मेकिंग तो वही कर रही है कंपनी। तो इसके शेयर जो हैं ये अपनी वैल्यू ड्राइव करेंगे इसकी वजह से। इसके शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसके शेयर्स भी हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। तो यूफोन के शेयर्स को हम क्या कहेंगे? ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो ड्राइव कर रहा है अपनी वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। इसके शेयर्स क्या है? अंडरलाइंग सिक्योरिटी। इसके शेयर्स क्या है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है अंडरलाइंग सिक्योरिटी, यानी कि इसके शेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है? मे बी ये स्टॉक एक्सचेंज पे
ट्रेड हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, इसके अंदर इंक्लूड करता है डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल इसको रट्टा लगा लो। ये भी डेफिनेशन आपकी रट्टे वाली डेफिनेशन। इज इट क्लियर बच्चों? देखो मैं रट्टे को ना कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे से खुद रट्टा नहीं लगता था, तो मैं स्ट्रगल करता हूँ। तो मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि तुमने भी रट्टा नहीं लगाना, लेकिन जिस जगह पे रट्टा लगाना जायज़ है, जो चीज़ आप समझ नहीं सकते इस लेवल के ऊपर, वहाँ पे रट्टा लगाओ। यही स्मार्टनेस है, ठीक है? तो डेफिनेशन पे रट्टा लगाना चाहिए, लगा लो। लगता है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब समझ लो। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से आपको याद रह ही जाएंगी, तो जो समझ में आता है लिखाना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे? रट्टा लगाओ। चलो आगे हमने ये कहा कि ये डेफिनेशन किसकी है। ये डेफिनेशन है डेट सिक्योरिटीज़ की। सिंपल डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जिन सिक्योरिटीज़ के ऊपर, जिन कागज़ों के ऊपर आपको उधार दिया जाता है, वो आपकी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे लूँ लोगों से, ठीक है? मैं पैसे लेना चाहता हूँ सारी दुनिया के लोगों से, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी के पास पैसे आए। मेरे पास दो ऑप्शन, या मैं शेयर्स इशू करूँ, ठीक है? शेयर इशू करूंगा तो मैं लोगों को अपनी कंपनी में मालिक बना लूंगा, ठीक है? या मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं लोगों से कर्जा मांगू। दोनों की इजाजत। शेयर इशू करना है, कागज का एक टुकड़ा लूँ, उसके ऊपर मैं लिख दूं कि भाई जो ये शेयर खरीदेगा उसका मेरी कंपनी के अंदर जो है ना वो मालिक बन जाएगा, ठीक है? वो एक शेयर खरीदे तो थोड़ा सा मालिक होगा, सारे खरीद ले ज़्यादा मालिक। या मैं एक और कागज़ का टुकड़ा लूँ जिसके ऊपर ये मैं एक्नॉलेज करूँ कि यार ये मेरी एक डेट सिक्योरिटी है, जिसके बाद ये सिक्योरिटी होगी उसको मैं कुछ ना कुछ सूद के ऊपर पैसे देता रहूँगा, और उस बंदे ने ये समझा जाएगा कि मुझे कर्जा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें यही हैं, डेट सिक्योरिटीज़ हैं। ये कागज़ के टुकड़े हैं जिनके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई जिस बंदे के पास ये कागज़ का टुकड़ा है उसने किसी कंपनी को पैसे दिए हुए हैं और उसका हक है वो पैसे वापस लेना। उसके ऊपर कंपनी जो है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती रहेगी। प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ डिविडेंड नहीं, बल्कि वो एक किस्म का इंटरेस्ट देती रहेगी। तो ये सारी कहानी यहाँ है, रट्टा लगा लो रट्टा, ठीक है? रट्टा, बस रट्टा सिस्टम लगेगा यहाँ पे। अभी आगे फिल्म बाकी है, तो रट्टा यहाँ तक नहीं है, रट्टा आगे भी है। Government debt securities such as treasury bills, federal investment bonds, foreign currency bonds, government paper, municipal bonds, infrastructure bonds and all kind of instruments issued by federal government, ये भी क्या है? इसी का पार्ट है, रट्टा, ठीक है? 1.2 का हुई, टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ही इसको रोकते हैं। आज आपका काम ये है कि आप इसको रट्टा लो, घोल के पीछे उन डेफिनेशन से, ठीक है? चलो ये पॉइंट कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ये जो अभी हमने शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी वाला पढ़ा है, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन वगैरह, ये वाला सारा सेक्शन जो है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, उस सेक्शन के ही साथ ये बात लिंक हो रही है। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी को तब सिक्योरिटी कहा जाएगा इफ सच कंपनी इज पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर। अगर वो कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है जिस दिन शेयर जो हैं डिस्पोज किए गए। अब जरा थोड़ी सी कहानी रिवाइंड करो। हम ये सारी हरकतें क्यों करते आए हैं? आज के लेक्चर में हम ये करने जा रहे थे कि हमने पब्लिक कंपनी को समझा। पब्लिक कंपनी को क्यों समझा? क्योंकि सिक्योरिटीज के शेयर के ऊपर जो कैपिटल गेन है, इसकी ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है? इसको सेपरेट ब्लॉक में हमने ट्रीट करना है, ठीक है? तो सिक्योरिटीज का जो कैपिटल गेन है, वो कब कैपिटल गेन सिक्योरिटी का समझा जाएगा? अगर जिस दिन आपने शेयर्स को डिस्पोज किया उस दिन वो कंपनी के शेयर्स किसके हुए? पब्लिक कंपनी के हुए। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। एक कंपनी के आपने शेयर्स यहाँ पे खरीदे, ये था टैक्स ईयर 2021, आपने यहाँ पे शेयर्स खरीदे। जब आपने शेयर खरीदे तो जिस कंपनी के शेयर थे वो क्या थी? पब्लिक कंपनी थी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक। सो आपने उस दिन क्या सोचा होगा कि मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद लिए। आपने अगले साल वो शेयर्स बेचे। टैक्स ईयर कौन सा था? 2022। जब आपने शेयर्स बेचे उस टाइम आपने देखा तो उस कंपनी की जो डेफिनेशन है वो अभी भी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, इनकम टैक्स के मुताबिक।
तो आप क्या ट्रीट करोगे, आप ट्रीट करोगे कि ये जो कैपिटल गेन आया है बेच के शेयर्स को, ये किस कंपनी के शेयर्स को बेचा है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचा है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, सिक्योरिटीज वाली ट्रीटमेंट होगी। एक और कंपनी है प्राइवेट कंपनी, जब आपने उसके शेयर्स खरीदे तो वो प्राइवेट कंपनी थी, आज जब आपने उसके शेयर्स बेचे तो वो पब्लिक कंपनी है। तो हमें ये वाली परवीन कहती है कि जिस दिन आपने शेयर बेचने हैं उस दिन देखना है कि क्या वो कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर वो पब्लिक है तो पीछे जब खरीदे थे तब बेशक वो प्राइवेट हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप उसके शेयर्स को कैसे ट्रीट करोगे कि आपका शेयर जो डिस्पोज हुआ है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आया है उसकी ट्रीटमेंट होगी पब्लिक कंपनी के मुताबिक, मतलब सिक्योरिटीज वाला सेक्शन जो पड़ा है उसके मुताबिक। फिर एक कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, जो कि जब खरीदे तो वो पब्लिक कंपनी थी, आज जब बेचे तो वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसको क्या ट्रीट करोगे कि वो प्राइवेट कंपनी है, इसके शेयर्स को एनटीआर में लेके जाओगे, इसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, इनके शेयर को लेके जाओगे सेपरेट ब्लॉक में। समझ आई है कि नहीं आई? नहीं आई तो कल दोबारा यहाँ से ही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ आज के लेक्चर का कोई असर हुआ है आप लोगों को, कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है, कुछ 10-15%? ठीक है, मुबीन ओके। चलो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।